हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है 13 प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। इसका एक लेक्चर हो चुका है। आगे देखिए इसमें गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्र त्रिज्या में संबंध। जब दर्पण का द्वारक वक्र त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी क्या होगी? वक्र त्रिज्या की आधी रहेगी। कब? जब क्या है, वक्र त्रिज्या की अपेक्षा क्या है, द्वारक बहुत छोटा है तब। मतलब कि ये द्वारक जो है ये बहुत छोटा है इसकी त्रिज्या से। ठीक है, यदि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्र त्रिज्या r है तो फॉर्मूला होगा f = r/2। ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, इसका फॉर्मूला देखिए 1/f = 1/u + 1/b। इसमें देखिए u और v क्या है और f क्या है। f आप जानते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है, u हमारा वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी है। ठीक है, और v क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी, जो प्रतिबिंब बनता है उसकी ध्रुव से दूरी, और u वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी। आगे इसमें देखिए वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थितियाँ एवं प्रकृति का किरण आरेख। देखिए कैसे कैसे बनते हैं ये सब देखिए। इसमें देखिए अवतल दर्पण में देखिए जब क्या है, वस्तु अनंत पर रखी है, जब अनंत पर रखी हुई है तब प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो फोकस दूरी पर होगी, f पर होगी, फोकस पर होगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, अत्यंत छोटा और बिंदु रूप में। ये देखिए यहाँ पर ये इसकी क्या है, फोकस है यहाँ पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पर बन रहा है। जब ये क्या है, वस्तु क्या है, अनंत पर रखी हुई है तब ये क्या है, यहाँ पर अवतल दर्पण पर से टकराकर किरण क्या है, ये यहाँ पर परावर्तित हो गई है। ठीक है, और दूसरी किरण इस वाले पॉइंट से परावर्तित हो रही है, तो ये कहाँ पर काट रही है, यहाँ पर, तो ये क्या है, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखिए जब वस्तु क्या है, अनंत और C के बीच, F तथा C के बीच में हो, F तथा C फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के बीच में हो तब। ठीक है, ये क्या है, ये है वक्रता केंद्र और यहाँ पर है ये फोकस। जब वस्तु क्या है, इन दोनों के बीच में रखी हुई है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F और C के बीच में बनेगा, F और C के बीच में बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ठीक है, जितनी बड़ी वस्तु है इससे छोटा बनेगा। जब प्रतिबिंब C पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तब क्या है, C पर ही बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, जब वस्तु C तथा F के बीच में हो, ये देखिए C तथा F, ये F है, ये यहाँ पर C होगा, इसके बीच में जब क्या है, वस्तु रखी हुई है, यहाँ है ये। ठीक है, ये जो वस्तु है यहाँ पर, इससे पहले ये C है, तो जब इन दोनों के बीच में रखा हुआ है तब तो कहाँ बनेगा, C तथा अनंत के बीच में बनेगा। ये C है और यहाँ पर इधर ये अनंत है, इन दोनों के बीच में बन रहा है। आगे देखिए जब फोकस पर रखी हुई हो वस्तु तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। जब वस्तु क्या है, F तथा P के बीच में हो, F ये है और P इन दोनों के बीच में हो तो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इधर आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, ये देखो आती हुई प्रतीत हो रही है ना, आभासी। ठीक है, आगे है उत्तल दर्पण। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब फोकस पर बनता है। कैसा बनेगा? काल्पनिक, बहुत छोटा और बिंदु रूप में। ये देखिए जब क्या है, सीमित दूरी पर रखा हो तब P तथा F के बीच में, ये देखिए फिगर में P तथा F के बीच में बनता है। कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। आगे देखिए क्या क्या चीज़ कैसे ली जाती है
उसके लिए देखिए ये है राशि दर्पण की फोकस दूरी जो अवतल दर्पण है उसके लिए ऋणात्मक रहती है, उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है। वस्तु की दूरी नहीं, यू जो है अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक ली जाती है और उत्तल दर्पण के लिए भी ऋणात्मक, दोनों के लिए ऋणात्मक ली जाती है। और प्रतिबिंब की दूरी v, ये देखिए वास्तविक प्रतिबिंब है तब ऋणात्मक ली जाती है, इसमें क्या है उत्तल दर्पण में तो ये बनता ही नहीं है, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब जो है इसमें धनात्मक लिया जाता है और इसमें भी धनात्मक ही लिया जाता है, ठीक। आगे है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इसका वेग तथा इसकी दिशा क्या है, बदल जाती है, हल्की सी बदल जाती है, ठीक है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ये देखिए ये कोई पारदर्शी माध्यम है, ये विलंब है, ये जैसे कोई किरण डाली जा रही है तो ये क्या हल्का सा इधर या इधर हो जाता है, ठीक है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के कुछ नियम हैं, ये देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा आपतित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की जिया, आपतन कोण आई की जिया साइन मतलब साइन तथा एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए अपवर्तन कोण आर की साइन की निष्पत्ति नियत रहती है। अर्थात देखिए इससे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसमें देखिए इससे ज़्यादा समझ में आएगा। डेफिनेशन को पढ़िए, इसको देखिए और डेफिनेशन को पढ़िए तब ज़्यादा समझ में आएगा। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2, ये n क्या है यहाँ पर अपवर्तनांक है, ठीक है। ये प्रकाश का अपवर्तनांक है और n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू होता है नियंतांक। ये किस टाइप से लिखा गया है ये आपको आगे न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको पता चलेगा। ये देखिए फिगर आ गया, ये देखिए आपतित किरण है ये, ठीक है, ये अपवर्तित किरण है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये क्या है ऐसे, ये बिल्कुल सीधी ऐसे सीधा ना होके बिल्कुल हल्का सा क्या है इधर झुका हुआ है हल्का सा, ठीक है। तो ये हमारी है अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ठीक है। ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ये n1 है, इसका बता इसका n2 है, ठीक है। जिसमें 1n2 बराबर n2 अपन n1 है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक दो माध्यमों के सापेक्ष गुण। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। n1 व n2 प्रथम व दूसरे माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, आपतित किरण की तरंगदैर्ध्य तथा ताप पर निर्भर करता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूजिकल टू होता है c अपॉन n, जिसमें c निर्वात में प्रकाश का वेग है, ठीक है। c क्या है, प्रकाश का वेग है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन देखिए आपतित किरण की आवृत्ति तो वही रहती है जो आपतित किरण की होती है, परंतु इसका वेग बदल जाता है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो n2 बराबर बड़ा होता है n1 से, ठीक है। n2 क्या है, बड़ा होता है n1 से। n1 ऊपर वाला था अपॉन n2 नीचे वाला था, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब विरल माध्यम से ये सघन माध्यम में जा रहा था तब। फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर, n2 अपॉन n1, इसमें क्या है ये बड़ा होगा 1 से, क्योंकि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं तो इसको हम किस टाइप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, साइन आई बड़ा होगा साइन आर से, मतलब कि आई वाला एंगल बड़ा होगा। ये देखिए ये वाला बड़ा है तो ये बड़ा है आर से। अर्थात आपतित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। जब क्या है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होगा, n1 n2 जो है वो छोटा होगा और n1 बड़ा होगा। ऊपर वाला माध्यम क्या है अब बड़ा हो जाएगा और नीचे वाला n2 छोटा। जब क्या है माध्यम चेंज कर दिया है, क्या कर दिया है, ऊपर वाले को सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है,
तब इसमें साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, मतलब ये बराबर का साइन होगा, ठीक है, ये इतना होता है। तो इसमें N2 अपॉन N1 क्या है, छोटा है 1 से, तो इसमें R क्या है, बड़ा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, बड़ा हो जाएगा, अर्थात आपतित किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। ये अभिलंब था, इसमें क्या है, अब ये है, ये अभिलंब है, इससे क्या है, दूर हटेगी, इधर की साइड जाएगी ये अपवर्तन के पश्चात। पहले वाले में क्या था, इस टाइप से था, ये आपतित किरण थी, ये क्या अभिलंब की ओर मुड़ रही थी थोड़ा सा इधर, ठीक है। इसमें ये क्या है, आई बड़ा था और आर छोटा था, इसमें क्या है, आई छोटा है और आर बड़ा है, ठीक है। यदि आई इज इक्वल टू 0 तो आर इज इक्वल टू 0, अर्थात यदि आपतन अभिलंबत है तो वह उसी दिशा में प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है, अर्थात उसका वेग परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ऐसे ये सीधे ऐसे ही चली जाती है, ठीक है। चूंकि अपवर्तन में आवृत्ति वही रहती है, अतः दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर तरंगदैर्ध्य लैम्डा बदल जाती है, ठीक है, लैम्डा बदल जाती है, वेग भी बदल जाता है, बट आवृत्ति नहीं बदलती। स्नेल के नियम को व्यापक रूप से निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, इसको N2 अपॉन N1, ये होता है C अपॉन न्यू, ठीक है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये N2 की बात कर रहे हैं, 2 दूसरे माध्यम की बात कर रहे हैं, तो B2 रहेगा, C तो सबके लिए सेम ही होता है हमेशा, C3 × 10⁸ प्रकाश की चाल तो सेम ही रहती है। और यहाँ पर देखिए इधर N1 की बात कर रहे हैं फर्स्ट माध्यम की, तो B1 लिखेंगे, न्यू 1 लिखेंगे, ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, न्यू टू न्यू 1। या फिर हम इसको वेग भी यही है, बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बराबर के साइन है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2, इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब क्या है, आवृत्ति जो नियत रहती है, अतः n इज इक्वल टू λ अपॉन λm, बी न्यू क्या है, नियत है आवृत्ति, वो आवृत्ति वहाँ पर वो आवृत्ति नहीं थी, वो वेग था, ठीक है, जो पीछे भी बताया था। यहाँ ये जो है ये जो है ये वेग है इसका, ठीक। यहाँ पर ये आवृत्ति न्यू है, ठीक है। तो इसमें चूँकि प्रकाश ये λ अपॉन λm इंटू बी अपॉन बी, ये क्या है, ये तो नियत है, कांस्टेंट है, तो ये हट जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये इसको ऐसे भी हटा सकते हैं, तो λ अपॉन λm, ये क्या है, एयर है और M4 कोई मीडियम है, ठीक है, जैसे कि कांच ले लिया इन्होंने, ये लिखा भी है नीचे, जब प्रकाश कांच से वायु से कांच में जाता है तो इसकी तरंगदैर्ध्य घटती है।